हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं ऐसे 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 2022 में IC38 एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे गए हैं। फॉर फ्रेश कंटेंट सब्सक्राइब दिस चैनल। फर्स्ट क्वेश्चन इज द अथॉरिटी ऑफ कोपा इज लिमिटेड टू व्हाट अमाउंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। आपको बताना है कि कोपा की लिमिट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कितनी राशि तक सीमित है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कोपा का मतलब पता होना चाहिए। कोपा की फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये स्पेशली एक्ट है कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा करने के लिए। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कोपा की लिमिट है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक वो कितनी राशि तक सीमित है। तो आपको याद रखना है कि ये जो राशि है वो है 20 लाख रुपए तक। इसका मतलब है कि अगर किसी का जो क्लेम है वो 20 लाख रुपए तक का है और उसे वो कंपनी के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, तो वो जब उसकी कंप्लेंट करेगा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक उसकी कंप्लेंट को हैंडल किया जा सकता है अगर क्लेम की राशि जो है वो 20 लाख रुपए तक की है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एडवाइज़र विल रिजॉर्ट टू चर्निंग टू डैश। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक एडवाइज़र, जिसे हम एक LIC एजेंट भी कहते हैं, वो बार बार जो ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है वो क्यों करता है। देखिए, सीधी सी बात है, एक LIC एडवाइज़र या फिर LIC एजेंट ज़्यादा काम करता है टू अर्न एक्स्ट्रा कमीशन। चलिए, अब है अगला क्वेश्चन। वाइल कैलकुलेटिंग HLV along with future income, number of years of work, increment in the salary, what else to be taken into the account। अब इस क्वेश्चन में बात की गई है HLV की, और HLV का मतलब होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। अब इन्होंने कहा है कि जब HLV कैलकुलेट किया जाता है तो उसमें फ्यूचर इनकम कंसीडर की जाती है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ वर्क मतलब कितने सालों तक व्यक्ति काम करता रहेगा, इंक्रीमेंट इन सैलरी मीन्स जो सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगी, ये सब तो कैलकुलेट किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। और कौन सी चीज़ है जिसे कि HLV को कैलकुलेट करने के वक्त कंसीडर किया जाता है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है इन्फ्लेशन, क्योंकि जो महंगाई है उसे भी साथ में कंसीडर किया जाता है। तो इसका अपने आंसर याद रखना है, ये है इन्फ्लेशन। चलिए, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड। आपको बताना है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कब डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब देखिए, वॉइड डिक्लेयर करने का मतलब है कि जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है उसे खारिज कर दिया जाएगा। अब कौन सी कंडीशन रहेगी जिसमें उसे खारिज कर दिया जाएगा। देखिए, जब कंडीशन होती है मिस रिप्रेजेंटेशन की। मिस रिप्रेजेंटेशन को आप समझ सकते हैं गलत बयानी, मीन्स जो इंश्योर्ड व्यक्ति है अगर उसने अपने बारे में गलत जानकारियां दी हुई हैं तो जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है उसे खारिज कर दिया जाता है, मीन्स ड्यूरिंग मिस रिप्रेजेंटेशन। चलिए, अब है अगला क्वेश्चन। इफ अ केस इज ऑलरेडी बिफोर द कंज्यूमर फोरम देन ओम्बड्समैन शुड डैश। अब देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपना इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड कोई केस है और वो ऑलरेडी कंज्यूमर फोरम में दिया हुआ है, तो जो ओम्बड्समैन है वो उस टाइम पर क्या करेगा। मीन्स ओम्बड्समैन में भी उसने बाद में कंप्लेंट कर दिया, तो ओम्बड्समैन क्या करेगा। तो ऐसे केसेस को ओम्बड्समैन डिसमिस कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी वो कंज्यूमर फोरम में चल रहा है, तो फिर उसे ओम्बड्समैन जो है वो हैंडल नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज what facility is given to the policy holder to neutralize the insurance contract। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पॉलिसी होल्डर है उसे ऐसी कौन सी फैसिलिटी मिलती है जिससे कि वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है। तो देखिए, इसका आंसर है फ्री लुक पीरियड, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दिए जाने वाला 15 दिन का वह समय होता है जिसमें पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को वापस कर सकता है। और ये 15 दिन उसे कब मिलते हैं, जब वो पॉलिसी बॉन्ड रिसीव कर लेता है, उसके बाद 15 दिन का समय उसे फ्री लुक पीरियड कहा जाता है, जिस
समय में अगर पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी नहीं पसंद आई है या फिर कोई और कारण है तो वो उस पॉलिसी को वापस कर सकता है, मीन्स पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। अब है अगला क्वेश्चन, इन केस कंज्यूमर हैज़ स्टॉप्ड मेकिंग पेमेंट फॉर प्रीमियम ऑफ द पॉलिसी, what are two most important things required in order to reinstate the policy? अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक कंज्यूमर ने पॉलिसी की पेमेंट देनी बंद कर दी। अब कहते हैं कि कौन सी ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि चाहिए अगर वो अपनी पॉलिसी को रीइंस्टेट मीन्स पुनर्जीवित करवाना चाहता है। तो देखिए, अगर वो अपनी पॉलिसी को रीइंस्टेट करवाना चाहता है, उसे फिर से चलवाना चाहता है, तो उसे चाहिए रीइंस्टेटमेंट फ़ी और प्रूफ ऑफ कंटिन्यूइंग गुड हेल्थ। मीन्स एक तो रीइंस्टेटमेंट करने के लिए जो फ़ी लगेगी और उसकी हेल्थ अच्छी है उसका प्रूफ उसे साथ में लगाना पड़ता है। अब है अगला क्वेश्चन, इफ़ बोथ पेरेंट्स ऑफ द प्रपोजर डाइज इन देयर 30s ड्यू टू हार्ट अटैक, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेरिल और हजार्ड द प्रपोजर हैज़? अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई प्रपोजर है, मीन्स किसी ने अपने लिए इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, पर जब उसकी फैमिली हिस्ट्री पाई गई तो ये पाया गया कि जो उसके दोनों पेरेंट्स थे, दोनों माता पिता थे, वो अपनी 30s में मीन्स जब उनकी जो आयु थी वो 30 वर्ष के आसपास थी, तब उन दोनों का निधन हार्ट अटैक से हो गया। तो अब ये जो व्यक्ति है, जो प्रपोजर है, उसे किस प्रकार का हजार्ड कंसीडर किया जाएगा, मीन्स उसके लाइफ पर किस प्रकार का खतरा जो है उसको कंसीडर किया जाएगा? तो देखिए, ऐसे केस में फिज़िकल हजार्ड जो है वो कंसीडर किया जाता है। फिज़िकल हजार्ड का मतलब है कि उसकी लाइफ पर जो हजार्ड है, मीन्स क्योंकि उसके पेरेंट्स हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई है, तो हो सकता है कि जो ये प्रपोजर है उसकी भी डेथ जो है वो हार्ट अटैक से होने के चांसेस बन जाते हैं। तो ऐसे हजार्ड को फिज़िकल हजार्ड कहा जाता है। चलिए, अब है अगला क्वेश्चन, फ्रीक्वेंट स्विचिंग इज़ नॉट एडवाइजेबल इन यूलिप प्लान बिकॉज इट इंक्रीज डैश। अब देखिए, जो यूलिप प्लान होते हैं, जिन्हें हम यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान कहते हैं, इनमें एक फैसिलिटी होती है जिसे हम कहते हैं स्विचिंग। स्विचिंग का मतलब है कि अपने जो फंड्स हैं उनको हम एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो यूलिप प्लान्स होते हैं उनमें फ्रीक्वेंट स्विचिंग एडवाइस नहीं की जाती है, वो क्यों? क्योंकि देखिए, इससे इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए यूलिप प्लान में फ्रीक्वेंट स्विचिंग को एडवाइस नहीं किया जाता बिकॉज इट इंक्रीजेज द इन्वेस्टमेंट रिस्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आकाश इज एन अनमैरिड पर्सन and employed with company ABC and drawing a handsome salary. He has no liabilities. What kind of plan can be suggested to him? अब देखिए, आकाश अनमैरिड व्यक्ति है, अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, अच्छी सैलरी ले रहा है, उसके ऊपर कोई भी जिम्मेदारियां नहीं हैं, तो उसे किस प्रकार का जो प्लान है वो सजेस्ट करना चाहिए? तो देखिए, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी जिम्मेदारियां नहीं हैं, नो लायबिलिटीज़ आर देयर, तो उसे आप यूलिप प्लान, जिसे हम यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान कहते हैं, वो सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए, अब है अगला क्वेश्चन, पूलिंग ऑफ रिस्क इन इंश्योरेंस मीन्स। देखिए, जो इंश्योरेंस का काम है सारा वो चलता है पूलिंग ऑफ रिस्क के कंसेप्ट पे। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूलिंग ऑफ रिस्क जो होता है इंश्योरेंस में, उसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब होता है ऑल सिमिलर रिस्क्स आर पूल्ड टुगेदर, मीन्स एक ही प्रकार के जो खतरे हैं उन सभी को इकट्ठा कर दिया गया है। देखिए, इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस जनरली हम क्यों करवाते हैं? क्योंकि हमारी लाइफ पर एक खतरा बना रहता है। अब बाकी सारे लोग भी जो इंश्योरेंस करवा रहे हैं उनका भी सेम रीज़न है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, दैट ऑल सिमिलर रिस्क्स आर पूल्ड टुगेदर। सारे एक प्रकार के खतरे को इकट्ठा कर देना, इसे ही पूलिंग ऑफ रिस्क कहा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रिंसिपल ऑफ utmost good faith will operate in existing policy। अब देखिए, अब यहाँ पर एक आया प्रिंसिपल, जिसको कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ utmost good faith। देखिए, इसका सिंपल शब्दों में मीनिंग होता है कि इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों को एक दूसरे के साथ वफादार रहना चाहिए, जो ज़रूरी बातें हैं वो बतानी चाहिए।
अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ है, इट विल ऑपरेट इन एग्जिस्टिंग पॉलिसी इफ द पॉलिसी हैज़ लैप्स्ड एंड इट हैज़ बीन रिवाइव्ड। मीन्स अगर पॉलिसी लैप्स हो गई थी और अब उसे रिवाइव करवाया जा रहा है, तो अब जो है ऑटमोस्ट गुड फेथ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बोथ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट अग्री एंड अंडरस्टैंड द सेम थिंग एंड इन द सेम सेंस विच इज़ कॉल्ड एज डैश। अब देखिए, जब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है स्पेशली इंश्योरेंस का, तो उसमें दो पार्टीज रहती हैं, एक इंश्योरर और एक इंश्योर्ड। अब इन्होंने कहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें दोनों ही पार्टीज एग्री हैं, मीन्स दोनों ही पार्टीज जो हैं वो मान गई हैं और जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक ही तरह से वो समझ रही हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है? तो देखिए, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है, आपको ये याद रखना है, ये लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसे कहा गया है कॉन्सेंसस एड इडेम। यह एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अग्रीमेंट। चलिए, अब है अगला क्वेश्चन। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट डैश। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट की जो बात है वो कब होगी? तो देखिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी में कितना बेनिफिट जो है वो मिलेगा। तो देखिए, ये जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ये कब शुरू हो जाता है? एट इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी। मीन्स जैसे ही पॉलिसी स्टार्ट होती है वैसे ही इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ एडवाइजर्स डू फॉर बेटर परसिस्टेंसी। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक अच्छे LIC एडवाइज़र के लिए दृढ़ संकल्पी होने के लिए क्या क्या की एस्पेक्ट्स होने चाहिए। तो देखिए, बेटर परसिस्टेंसी के लिए जो की एस्पेक्ट है वो है सेलिंग प्रोडक्ट्स एज पर नीड्स एंड पॉलिसी सर्विसिंग। मीन्स जैसी कस्टमर को आवश्यकता है, एक तो वैसे प्रोडक्ट्स बेचे जाएं और पॉलिसी सर्विसेज जो है वो टाइम टू टाइम दी जाए। अब देखिए, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फैक्टर विच हैज़ इन्फ्लुएंस ऑन परसिस्टेंसी। अब देखिए, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया उसी तरह यहाँ पे पूछा गया है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि परसिस्टेंसी को बढ़ावा देते हैं। तो आपको इसमें 2-3 बातें याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल है रोल ऑफ एजेंट, देन प्रोडक्ट डिज़ाइन, मीन्स जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उसका डिज़ाइन कैसा है, पॉलिसी सर्विसिंग, टाइम टू टाइम पॉलिसी सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ये मेन फैक्टर्स रहते हैं जो कि एक इंश्योरेंस एडवाइज़र की परसिस्टेंसी को हेल्प करते हैं बढ़ाने में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर व्हाट एक्ट द मैक्सिमम रिम्यूनरेशन दैट कैन बी गिवन टू इंश्योरेंस एजेंट डिस्क्राइब्ड। आपको बताना है उस एक्ट का नाम जिसके अंडर जो इंश्योरेंस एजेंट है उसे मेहनताना दिया जाता है। तो देखिए, इस एक्ट का नाम है इंश्योरेंस एक्ट 1938, मीन्स इंश्योरेंस एक्ट 1938। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, मिस्टर कस्टमर हैज़ टेकन अ पॉलिसी एंड डाइड बिफोर रिसीविंग द डॉक्यूमेंट विच वॉज डिस्पैच्ड बाय द इंश्योरर। अब मिस्टर कस्टमर थे, उन्होंने पॉलिसी करवाई पर पॉलिसी बॉन्ड रिसीव करने से पहले ही उनकी डेथ हो गई। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, उनके नॉमिनी को क्या मिलेगा? तो देखिए, ऐसे केस में होगा कि जो उनका नॉमिनी है दैट विल बी एंटाइटल्ड फॉर फुल क्लेम, मीन्स उनके नॉमिनी को पूरा क्लेम मिलेगा, वो पूरा क्लेम लेने का हकदार होगा। नाउ अगला क्वेश्चन कह रहा है, मेन रोल ऑफ अंडरराइटर इन नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज नॉर्मली टू। अब जो अंडरराइटर है उसका रोल पूछा गया है किसमें? नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। तो देखिए, ऐसे केस में अंडरराइटर का रोल है टू एक्सेस द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर रिस्क, मीन्स सिर्फ पर्टिकुलर रिस्क को ही एक्सेस करने की उसको जो यहाँ पर काम दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है, अक्षत इज अ रिलेटिवली कॉशियस पर्सन इन इंश्योरेंस टर्म्स, दिस विल नॉर्मली इंक्रीज द लाइक्लीहुड दैट ही विल। अब देखिए, जो अक्षत है ये एक बहुत सावधानी बरतने वाला व्यक्ति है और इंश्योरेंस की भाषा में
उसे किस प्रकार की आवश्यकता है। तो देखिए, जो व्यक्ति सावधानी बरतता है, बहुत सावधानीपूर्वक रहता है, तो उसे इंश्योरेंस कवर का जो सुझाव है वो दिया जाता है। मीन्स ही रिक्वायर्स अ इंश्योरेंस कवर। नाउ अगला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ इंडेमनिटी इज बेस्ड ऑन द की प्रिंसिपल दैट पॉलिसी होल्डर्स शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम। अब इस क्वेश्चन में बात हुई है कंसेप्ट ऑफ इंडेमनिटी की। देखिए, जो कंसेप्ट ऑफ इंडेमनिटी है इसका मतलब होता है टूट फूट से सुरक्षा, और जो कंसेप्ट ऑफ इंडेमनिटी है ये जनरल इंश्योरेंस के प्रिंसिपल में आता है। अब इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि जो कंसेप्ट ऑफ इंडेमनिटी का प्रिंसिपल है वो पॉलिसी होल्डर को क्या करने से रोकता है। तो देखिए, इसका आंसर है प्रॉफिटिंग फ्रॉम द इंश्योरेंस। मीन्स अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं इंश्योरेंस से प्रॉफिट कमा लूँ, तो ये कंसेप्ट ऑफ इंडेमनिटी के प्रिंसिपल में नहीं आता है। ये पॉलिसी होल्डर को ये सारी चीज़ें काम करने से रोकता है। अब है अगला क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस इन्वॉल्व्स द ट्रांसफ़र ऑफ डैश। आपको बताना है कि जो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है उसमें किस चीज़ की ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो देखिए, इसमें ट्रांसफ़र होता है क्या, रिस्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेन रीज़न why a life insurance proposal form often asks for proposer's height is to enable the reasonable comparison with the proposer's dash। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जब इंश्योरेंस की जाती है और प्रपोजल फॉर्म भरा जाता है तो प्रपोजर की हाइट पूछी जाती है और उसके साथ दूसरी कौन सी चीज़ पूछी जाती है जिससे कि कंपैरिजन करके चेक किया जाएगा कि उसकी हेल्थ कैसी है। तो देखिए, हाइट के साथ हमेशा पूछा जाता है वेट, ताकि उनका कंपैरिजन करके प्रपोजर की हेल्थ के बारे में पता लगाया जा सके। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, द चेंजेस इन द हेल्थ केयर कॉस्ट ओवर रिसेंट ईयर्स हैज़ हैड व्हाट जनरल इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ इंश्योरेंस। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो बीते सालों में हेल्थ केयर कॉस्ट में जो चेंजेस आई हैं उससे हेल्थ इंश्योरेंस में क्या फ़र्क पड़ा है। तो देखिए, इससे क्या हुआ है, राइज इन द नीड फॉर कवर। मीन्स कवर की जो आवश्यकता है उसकी में बहुत ज़्यादा उछाल आया है। अब है अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, यश पेज हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज 2 children aged 13 and 8. Premiums for which of these individuals will qualify as deductible from यश टैक्सेबल इनकम। अब देखिए, यश है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए और अपने बच्चों के लिए। अब इन्होंने कहा है कि इनमें से किसका जो प्रीमियम है वो यश उसको एज अपने इनकम टैक्स में बेनिफिट की तरह यूज़ कर सकता है। तो देखिए, चारों का ही जो प्रीमियम यश पे कर रहा है उस पर उसे इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।